हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ कि पुलिस विभाग में कुल कितने प्रकार की भर्तियां होती हैं। पुलिस विभाग में मुख्य रूप से दो प्रकार की भर्ती होती हैं। नंबर एक सीधी भर्ती, नंबर दो मृतकाशित की भर्ती। सीधी भर्ती के अंतर्गत भर्ती बोर्ड द्वारा समय समय पर विज्ञप्ति जारी की जाती है। उन विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया कैसी होती है और किस प्रकार की जाती है। पुलिस विभाग में जब कोई पुलिस कर्मचारी सेवा के दौरान अकस्मात मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण या मुठभेड़ में मृत्यु हो जाती है, तो उस पुलिस कर्मचारी के परिवार के किसी एक सदस्य को सेवा योजन दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान नियमावली 1974 के अंतर्गत है। सर्वप्रथम नौकरी पाने का अधिकार उसकी पत्नी का होता है। यदि उसकी पत्नी अशिक्षित है या किसी अन्य कारण से नौकरी नहीं करना चाहती है, तो उसकी पत्नी अपने किसी पुत्र पुत्री को नौकरी हेतु नामित कर सकती है। वह आश्रित अपने शैक्षिक योग्यता के आधार पर किसी भी पद के लिए सेवा योजन हेतु आवेदन कर सकता है। यह आवेदन किस प्रकार किया जाता है और भर्ती की प्रक्रिया कैसे संपन्न कराई जाती है, मृतक आश्रित द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पुटअप करने होते हैं, इन सभी के बारे में मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। यह लेटर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24/11/15 को निर्गत किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सेवा योजन के संबंध में विस्तृत आदेश निर्देश दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 पर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस यानी कि जिला पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हैं, और पीएसी में इसी रैंक के सब इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन उनको प्लाटून कमांडर कहते हैं, जिन्हें शॉर्ट में पीसी कहते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया किस प्रकार भर्ती होगी इस संबंध में बताया है। और जैसे सीधी भर्ती के लिए हाइट होती है, ऐसे ही मृतक आश्रित के लिए भी हाइट होती है, लेकिन इसमें 2 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान है। मृतक आश्रित में 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाती है। फिर शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन होगा। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा भी होती है। जैसे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा होती है, वैसे ही मृतक आश्रित के लिए भी सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा कराई जाती है। फिर चयन सूची, फिर भर्ती बोर्ड द्वारा चयन किया जाता है, फिर अनुमोदन के उपरांत भर्ती की जाती है। ऐसे ही पीएसी में प्लाटून कमांडर पीएसी का पद होता है, इसकी भी भर्ती प्रक्रिया सेम होती है। इसमें भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अब चलते हैं फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। इसके अंतर्गत भी मृतक आश्रित अपने शैक्षिक योग्यता के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, इन 37 बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। 37 बिंदुओं की चेकलिस्ट होती है, जिसके अनुसार सारे बिंदुओं पर सभी चीज़ें पूर्ण होने पर प्रस्ताव पीएसी मुख्यालय को और पुलिस मुख्यालय को भेजा जाता है। इनके मुख्यालय अलग होते हैं। जैसे फायर सर्विस का मुख्यालय अलग होता है और पीएसी का मुख्यालय अलग होता है। जिला पुलिस का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय होता है। तो संबंधित मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाता है और उस मुख्यालय द्वारा यह प्रस्ताव भर्ती बोर्ड को भेजा जाता है, और भर्ती बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा या उनकी दौड़ कराई जाती है। ऐसे ही उपनिरीक्षक गोपनीय है। सामान्य प्रक्रिया गोपनीय के लिए शैक्षिक योग्यता, आर्हता, अनुमानी आर्हता, शारीरिक मापदंड और टंकण एवं आशुलिपिक दक्ष अन्य आर्हताएं योग्यताएं वही होंगी
जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी को हो, किंतु शारीरिक दक्ष की मानक आर्द्रता में न्यूनतम लंबाई में शासनादेश के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की गई है और 37 बिंदुओं के अनुसार चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि जो भी सीधी भर्ती के लिए नियम, कंडीशन, अहर्ताएँ होती हैं वही मृतक आश्रित के लिए कंडीशन और नियम होते हैं। मात्र लंबाई में 2 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की गई है। टंकण परीक्षा, आशुलिपिक यानी टंकण परीक्षा कराई जाएगी आशुलिपिक के लिए। फिर लिखित परीक्षा होगी, सहायक उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक लेखा, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक जो इंग्लिश ब्रांच में होते हैं और सहायक उपनिरीक्षक लेखा जो अकाउंट ब्रांच में होते हैं, जो अकाउंट से संबंधित कार्य देखते हैं, जैसे जीपीएफ का काम है और सैलरी बनाना है, जीपीएफ कटिंग करना है, सैलरी से कटौती है, इन सब का कार्य होता है। सहायक लिपिक में जैसे पत्रावली खोलना, सीआर के होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनके सेवा अभिलेखों का रख रखाव करना, उनके सेवा अभिलेखों को अपडेट रखना, उनको देय अवकाश का विवरण, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, पदोन्नति संबंधी ये सभी कार्य सहायक लिपिक द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद रेडियो विभाग के प्रधान परिचालक यांत्रिक कर्मशाला कर्मचारी भी इस पद के मृतक आश्रित के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और भर्ती की प्रक्रिया संपादित होगी और फायर सर्विस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर लिखित परीक्षा भी है इसमें, कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक, दक्ष मूल्यांकन परीक्षा, सामान्य प्रक्रिया। अब सबसे लास्ट में आता है कि पुलिसकर्मी के चतुर्श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के सेवा योजन की कार्रवाई संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। यदि जनपद में रिक्ति उपलब्ध न हो तो आश्रित के सेवा योजन का प्रस्ताव संबंधित जोन पुलिस महानिरीक्षक को भेजा जाएगा, जो उसका समायोजन जोन के किसी अन्य जनपद में वर्तमान रिक्ति के सापेक्ष कराया जाएगा। इसका तात्पर्य सीधा यह है कि कोई पुलिस कर्मचारी मृत्यु हो जाती है और उसका आश्रित की शैक्षिक योग्यता इंटर से कम है तो वह 4th क्लास कर्मचारी के लिए अप्लाई करेगा। वह प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस अधीक्षक द्वारा 4th क्लास कर्मचारी को भर्ती कर लिया जाएगा। यदि उस जनपद में या इकाई में उस पद की रिक्ति नहीं है, सारे पद भरे हुए हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, तो वह संबंधित एसपी या सेनानायक महोदय अपने जोनल अधिकारी को भेजेंगे और जोनल अधिकारी किसी भी जनपद में रिक्ति विद्यमान होगी वहाँ के लिए वो प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर जहाँ जिस जनपद इकाई में रिक्ति होगी उस 4th क्लास कर्मचारी की उसी जनपद में या इकाई में भर्ती हो जाएगी। ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं सेवा योजन संबंधी कि सेवा योजन हेतु प्रार्थना पत्र न देकर अपनी स्वेच्छानुसार इच्छित पद पर सेवा योजन हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं। सेवा हेतु उपयुक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रिक्तियों के दृष्टिगत और संबंधित इकाई में ही ऐसा सेवा योजन यथासंभव नियमानुसार किया जाना चाहिए। कुछ मृतक आश्रित अपने स्वेच्छा से पद की मांग करते हैं, जैसे कांस्टेबल की मांग ना करके सब इंस्पेक्टर की पद की मांग करते हैं, एएसआई की करते हैं। तो यदि उस पद की वैकेंसी नहीं है उस जनपद यूनिट में
तो वह उस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसी अन्य पद के लिए कर सकते हैं, जिस पद की वैकेंसी है उसी पद के लिए कर सकते हैं। यह उनका कोई मांग नहीं है, ना जोर दबाव रहेगा। ये संबंधित जनपद की वैकेंसी के आधार पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, किसी भी अभ्यर्थी को मृत पुलिसकर्मी के आश्रित के रूप में किसी भी पद पर भर्ती हेतु केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर वह इस अवसर में सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे उस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हेतु अयोग्य माना जाएगा। इसके उपरांत उसे केवल इस पद से निम्न पद के पदों पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। संबंधित कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र उस पद की प्रक्रिया की समाप्ति जिसमें वह असफल घोषित हुआ है कि 2 माह के अंदर अवश्य भेजा जाए। अगर वह कोई आवेदन नहीं देता है तो प्रथम पत्र के 2 माह के बाद एक पत्र दूसरा पत्र भी उसे कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा। यदि वह दूसरे पत्र के 3 माह के अंदर किसी निम्न पद सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह पुलिस विभाग में किसी पद पर सेवायोजन पाने का इच्छुक नहीं है। तात्पर्य यह है कि कोई भी मृतक आश्रित कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई करता है और किसी कारण से वह दौड़ में फेल हो जाता है तो उससे अवसर दिया जाता है 4th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पत्र उसे दिया जाएगा, उसके बाद 2 माह बाद एक पत्र निर्गत किया जाएगा, फिर 3 माह के बाद एक पत्र निर्गत किया जाएगा। कुल मिलाकर 5 माह तक उसका वेट किया जाएगा। अगर वो अपनी सहमति पत्र दे देता है तो ठीक है, यदि नहीं देता है तो उसकी फाइल क्लोज कर दी जाएगी। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर के लिए कोई अप्लाई करता है और वो लिखित परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है और कांस्टेबल के लिए 2 बार ऑफर दिया जाएगा। इन दोनों ऑफरों को भी अगर वह मृतक आश्रित टाल देता है तो उसके बाद उसकी फाइल बंद कर दी जाएगी और इन 5 माह के बाद फिर किसी भी पद पर भर्ती नहीं किया जाएगा। मृतक आश्रित सेवायोजन प्रस्ताव तैयार करना और सेवा अभिलेखों का सत्यापन, ये कुछ प्रक्रिया दी है कि किस तरीके से सेवा अभिलेख तैयार करने हैं और तैयार करके पुलिस मुख्यालय को भेजे जाने हैं। ये रजिस्टर का प्रारूप दे रखा है कि किस तरीके से प्रारूप तैयार सूचनाएं तैयार रखनी है। प्रार्थना पत्र 5 वर्ष के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और बिंदु है जो अक्सर मृतक आश्रितों को या पुलिसकर्मियों को नहीं पता होती है। इस अज्ञानता के कारण वह बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें सेवा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसमें साफ साफ और स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थना पत्र 5 वर्ष के अंदर प्राप्त होते ही आश्रित जिस पद के लिए अर्हता रखता है और वह रिक्ति उपलब्ध है तो उसे अतिशीघ्र 15 दिन के अंदर मृतक आश्रित के स्थायी पते, मृतक आश्रित के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उस पद के लिए अपेक्षित ऑफर देकर सभी वांछित प्रपत्र प्रदान किए जाने का आशय का पत्र भेजा जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कोई कर्मचारी एक्सपायर होता है तो उसे 5 साल से अंदर 5 साल से पहले एक लेटर भेज दिया जाए कि वह अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवा योजना के लिए प्रार्थना पत्र दें। यदि वह 5 साल के अंदर किसी कारण से आवेदन नहीं प्रस्तुत करता है तो 5 साल के बाद करता है तो वह प्रस्ताव 23 बिंदुओं पर तैयार होकर पुलिस मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय से शासन को भेजा जाता है। फिर शासन से इसमें अनुमति ली जाती है कि इस मृतक आश्रित को भर्ती किया जाए अथवा ना किया जाए।
मैक्सिमम ज़्यादातर देखा गया है कि शासन से अनुमति 1% ही मिल पाती है। 5 साल के अंदर आप अप्लाई कर देते हैं तो यह प्रस्ताव तैयार होकर पुलिस मुख्यालय चला जाता, पुलिस मुख्यालय से भर्ती बोर्ड, अब भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा की तिथि या फिजिकल की तिथि रखकर भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसलिए हमेशा मृतक आश्रित को यह ध्यान देना चाहिए कि उसे मृत्यु होने के उपरांत, कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत 5 साल के अंदर अंदर आवेदन कर देना चाहिए। यदि किसी वजह से 5 साल के बाद आवेदन करोगे तो वह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही आपका सेवा योजन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। और यह अनुमति या परमिशन 1% मिल पाती है। स्वर्गीय कर्मी की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष के अंदर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण। यह 37 बिंदुओं का प्रारूप दिया है, जिसमें 37 बिंदुओं को क्रमबद्ध करके सारी प्रक्रिया पूर्ण करानी है, जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा प्रारूप भरा जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कहाँ कहाँ से जांच करानी है, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका का सत्यापन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय बोर्ड से हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर, इस प्रकार 37 बिंदुओं पर यह प्रस्ताव तैयार कराकर पुलिस मुख्यालय को भेजा जाता है। ये 5 साल से ऊपर वाला प्रस्ताव है, जिसमें लिखा 5 वर्ष की समय सीमा में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में शासन के विचारार्थ। इसमें 23 बिंदुओं पर यह प्रस्ताव तैयार किया जाता है और जो पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजा जाता है। ये मृतक आश्रित सेवा योजना हेतु दिए गए आवेदन पत्र का प्रारूप। जब भी मृतक आश्रित सेवा योजना के लिए आवेदन करेंगे तो वह इस आवेदन प्रारूप में अपनी डिटेल फिल करके आवेदन करेंगे। वैसे प्रार्थना पत्र देते हैं वो नहीं चलेगा, यह एक प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसमें स्वर्गीय कर्मी का नाम आएगा, उनकी रैंक आ जाएगी और आश्रित पुत्र का संबंध आ जाएगा। ये सारी डिटेलें भर के ये कुटुंब के सदस्यों का नाम, मृतक से संबंध क्या है, उनकी जन्म तिथि, आयु क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, चल अचल संपत्ति का विवरण क्या है, सदस्य परिवार, कृषि से आय कितनी है, पेंशन से आय कितनी है, अन्य स्रोतों से आय कितनी है, टोटल कितनी आय हो गई। ये प्रारूप का है जो मृतक आश्रित के संपूर्ण परिवार, आश्रित पत्नी, पुत्र पुत्रियों द्वारा दिए जाने का प्रारूप है। इस प्रारूप में परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा। ये प्रारूप खा है जो मृतक आश्रित के कुटुंब के वयस्क सदस्यों द्वारा प्रारूप खा भरा जाएगा, जो शपथ पत्र पे तैयार करा कर दिया जाना है। ये विभागीय प्रारूप है। प्रारूप गा, ये आवेदक द्वारा शपथ पत्र पर प्रारूप दिया जाएगा जिसमें लिखा है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई राष्ट्र विरोधी राजनीति दल से कोई संबंध तो नहीं है, कोई अभियोग पंजीकृत तो नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र कर अभ्यर्थी से लिया जाता है। ये विभागीय प्रमाण पत्र है जिसमें उस कर्मचारी की लंबाई, सीने की माप, सीने का फुलाव अंकित किया जाता है और ये कमेटी होती है जिसके सामने ये सब नाप जोख होती है। ये 4 प्रमाण पत्र विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। नियुक्ति देने के पूर्व
मृतक आश्रित के लिए, यानी कि जब सारा प्रस्ताव वहाँ पर तैयार हो जाएगा, उसके बाद भर्ती बोर्ड परीक्षा कराकर नियुक्ति पत्र दिए जाने हेतु एक पत्र निर्गत करेंगे। उससे पूर्व भी इस प्रारूप में ये शपथ पत्र लिया जाता है। उसके बाद इनसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, मृतक आश्रित के अंतर्गत किस प्रकार भर्ती होती है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।